Alright. Coming to fill-ups, we do have an option of list of headings in this as well as MCQs and fill-ups. But let's talk about passage number 3rd, which is section number 2, right? We have the heading of the topic is workplace health and safety consideration for plumbers. Workplace health and safety considerations for plumbers means whenever we see the heading of the topic, we realize that what the topic is going to be about. It's very important to read the heading first of all. वर्कप्लेस यानी जॉब पे हेल्थ और सेफ्टी की हम क्या कंसिडरेशंस यानी क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, किन के बारे में, प्लम्बर्स के बारे में. लाइक मेनी ट्रेड्स, बहुत सारी ट्रेड्स की तरह प्लम्बिंग कैन बी अ डेंजरस जॉब. प्लम्बिंग एक बहुत बड़ी डेंजरस जॉब हो सकती है. इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल रीजनेबली प्रैक्टिसेबल मेजर्स. जितने भी हम ध्यान से मतलब रीजनेबल होके मतलब हर एक चीज का ध्यान रख के और प्रैक्टिकेबली मेजर्स की प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल हो, मेजर्स ले सकें टू कीप कस्टमर्स एंड योरसेल्फ इंसिडेंट एंड इंजर फ्री, ताकि हम कस्टमर्स को भी और अपने आप को भी इंसिडेंट से फ्री रख सके. ठीक है. नाउ बायो हजार्ड वेस्ट. अब देखो प्लम्बिंग क्या होती है, टॉयलेट सीट्स वगैरह को क्लीन अप करना, वॉश बेसिन्स को, उनकी सारी मेंटेनेंस को, राइट. प्लम्बिंग बायोहजार्ड वेस्ट. प्लम्बर्स रेगुलरली कम इनटू कांटेक्ट विद बायोहजार्ड वेस्ट. प्लम्बर्स जो होते हैं लगातार कांटेक्ट में आते हैं बायोहजार्ड के वेस्ट से. बायोहजार्ड मींस स्टूल, ठीक है, बॉडी का वेस्ट, राइट. इट्स द नेचर ऑफ द जॉब, राइट. ये जॉब, इस जॉब का नेचर है, इसके साथ डील करना पड़ता है. बट दैट डज नॉट मीन यू शुड बी कंप्लेसेंट अबाउट इट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम इससे मतलब कि ध्यान न रखें, इसको मतलब इग्नोर कर दें. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया में एक मतलब ये कंपनी है सेफ वर्क ऑस्ट्रेलिया. कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी एक दूसरे से फैलने वाले डिसीजेस फ्रॉम वर्क रिलेटेड एक्सपोजर्स. वर्क में जो ऐसे एक्सपोजर्स आते हैं टू बायोलॉजिकल हजार्ड्स such as सीवेज सिस्टम में बीमारियां फैलती हैं, have been estimated to cause 3,20,000 deaths across the globe each year. हर साल कम से कम 3,20,000 मौतें होती हैं. किसकी वजह से? Just because of this communicable diseases related to the problems that they fail in plumbing job due to the biohazard waste such as sewage and stool, right? Then in addition to this, plumbers are regularly exposed to other biohazards such as, और भी ज्यादा biohazards means biological hazards यानी जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ जो वो डील करते हैं. कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं ये? मोल्ड, बैक्टीरिया, एल्गे. मोल्ड, बैक्टीरिया, एल्गे क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जर्म्स हो गए. एल्गे मैंने आपको बताया था, फंगस और एल्गे उस दिन मैंने आपको समझाई थी. ठीक है. काई होगी जैसे, मोल्ड, ये सब एक तरीके के क्या है, ये एक तरीके के बेटे मतलब गंदगी है एक तरीके से. ठीक है. यीस्ट इस पे आता है, जैसे ब्रेड के ऊपर यीस्ट आ जाती है, फंगस आ जाती है, हम उसको नहीं खाते ना दोबारा से. ठीक है. डोंट रिस्क इट. ठीक है. मेक श्योर आप इसको मतलब इसको रिस्क पे मत लो अपनी लाइफ को. मेक श्योर एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग. जो प्लम्बिंग की जॉब पे जो बंदा जा रहा है वो अच्छी तरह के कपड़े डाले, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करे इन सब प्रॉब्लम से. और इक्विपमेंट जो यूज करते हैं उनका भी ध्यान रखें. कन्फाइंड स्पेसेस. कन्फाइंड मीन्स कन्फाइंड, 4 दीवारों में कन्फाइंड होना, बंद होना. बंद जो स्पेसेस होते हैं, प्लम्बर्स में स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेसेस, बंद एरियाज में. ठीक है. वेयर दे आर एट रिस्क फ्रॉम कंटामिनेशन, जिनमें उनको डर होता है कि वो मतलब किसी तरह की वही कंटामिनेशन, मिलावट अपनी बॉडी में ले जाए, गंदगी अपनी बॉडी में, इम्प्योरिटी अपनी बॉडी में ले जाए, इंक्लूडिंग एयरबोर्न डिजीजेस. ठीक है. मतलब जो अब जहाँ पे बेटा गंद होगा, कूड़ा कचरा होगा या जहाँ पे सीवेज की चीजें होंगी वहां पे बेटा एयर में ही तो गंदगी आती है. ठीक है. एयरबोर्न गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट दैट मे कॉज इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन. ठीक है. और उनसे इंजरी हो सकती है और फायर और एक्सप्लोजन भी हो जाती है. कभी प्लम्बिंग के काम करते करते चीजें हो जाती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं. ठीक है. They may also be exposed to high concentrations of airborne contaminations that may be harmful to health. ऐसे highborne एयरबॉर्न जो मतलब डिजीजेस होते हैं उनकी लेवल ज्यादा होने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वन प्लम्बर वॉज फाइंड. एक प्लम्बर को फाइन किया गया था $220,000 आफ्टर एन एम्प्लॉय सफर्ड फ्रॉम. एक प्लम्बर को फाइन किया गया था जब एक एम्प्लॉय ने सफर किया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से.
एक प्लम्बर आया, उसने अपने मतलब गैसेस सिक्रीट की वहां के सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से किसी एक एम्प्लॉय की ना मतलब एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो क्या थी, इस गैस की पॉइजनिंग होगी उसको, तो इस वजह से प्लम्बर को फाइन किया गया था। अनदर पोटेंशियल हजार्ड फॉर प्लम्बर्स इन कन्फाइंड स्पेसेस इज दैट ऑफ ड्राउनिंग, डूबने का भी डर होता है सीवेज वाले उसमें, ठीक है। इट वॉज इफ वाटर सोर्सेज आर नॉट एडिक्वेटली कट ऑफ, अगर वाटर सोर्सेज को ढंग से अगर हम कट नहीं करते जब वो काम कर रहे हैं सीवेज का या किसी और चीज का, ठीक है, क्लियर। The Safe Work Australia Confined Spaces Code of Practice outlines the necessary steps and precautions for avoiding illness and injury. The Safe Work Australia ये कंपनी है, Confined Spaces Code of Practice, Confined Spaces Code of Practice मतलब ये एक पूरी कंपनी है, इसने आउटलाइन किया है द नेसेसरी की क्या क्या स्टेप्स हमें रखने चाहिए, वो फ्रेम किया है, एंड प्रिकॉशंस फॉर अवॉइडिंग इलनेस एंड इंजरी, ताकि इलनेस और इंजरी हम वहां पे बचा सकें, उसके लिए इसने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का हमें क्या ध्यान रखना था, द मास्टर प्लम्बर्स एसोसिएशन कॉल्स इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग हिडन किलर, वो कहते हैं कि प्लम्बरिंग की लाइन में पानी इलेक्ट्रिसिटी अगर कट नहीं और वो काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ये एक हिडन किलर है, छुपा उसका मार देने वाला किलर है ये, मतलब अगर बाई चांस हमें ध्यान भी नहीं है कि बिजली चल रही है और हम प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं, पानी का रोल है, कई बारी मतलब उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको डेथ भी हो सकती है, हिडन किलर है, राइट। मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव, मेटल पाइप्स जो होती है वो कंडक्टिव होती है, इसलिए हमें कंडक्टिव मींस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड मतलब, ठीक है। एंड सो ग्लव्स which provide insulation, जो ग्लव्स जो होते हैं जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन मींस किसी चीज को मतलब कंट्रोल में लाना, इंसुलेट करना। शुगर के इंसुलेटर्स होते हैं शुगर के लेवल को बैलेंस करने के लिए, इंसुलिन होते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर इंसुलेटर्स होते हैं टेम्परेचर के बैलेंस के लिए, टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो इंसुलेशन जो प्रोवाइड करते हैं ऐसे ग्लव्स, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल बना रहे, ऐसे ग्लव्स जो हैं वो डाले। शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्लम्बरिंग की टूल किट के अंदर, ये नेसेसरी पार्ट होना चाहिए। एज शुड अ प्लम्बिंग वोल्टेज मॉनिटर एंड अ वोल्ट टेस्टर, और क्या होना चाहिए, एज शुड अ प्लम्बिंग वोल्टेज मॉनिटर भी होना चाहिए, जितना वो होना चाहिए उतना ही एज शुड अ प्लम्बिंग वोल्टेज, जैसे एक प्लम्बिंग वोल्टेज मीटर वहां पे इनका जरूरी है मॉनिटर, वैसे ही इनकी प्लम्बिंग टूल के अंदर ये ग्लव्स भी जरूरी हैं, और वोल्ट टेस्टर, एक वोल्ट टेस्टर भी जरूरी है। Gloves should be checked prior to every use. Gloves चेक किए जाने चाहिए हर यूज से पहले, एंड रिप्लेस every 12 to 14 months, और रिप्लेस किए जाने चाहिए हर 12 से 14 महीने में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि ब्रिजिंग कंडक्टर्स, ब्रिज मीन्स किसी चीज को गैप बंद कवर करने वाली जो चीज होती है वो ब्रिज होती है, दो चीजों के बीच में एक माध्यम है उनको जोड़ने का, वो ब्रिज है, ठीक है। ब्रिजिंग कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर्स पता क्या होता है, मतलब कि देखो समवेयर डाउन द लाइन आप उनकी सप्रेसिंग करना, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो उसको मतलब कैसे सप्रेस कर रहे हैं कि वो प्लम्बिंग में ना अड़े, होल्ड करना, ठीक है। शुड बी रेगुलरली चेक्ड विद एप्रोप्रिएट टैग्स ऑन इट ऑन द इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट ब्रिजिंग कंडक्टर नाम के इक्विपमेंट के ऊपर टैग्स होने चाहिए कि उसकी सेफ्टी कितनी है, जैसे ISI मार्क्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, इसी तरीके से। द प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली इफ देयर इज एनी साइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, प्लम्बरिंग के काम को, ठीक है। सो दैट द पावर कैन बी डिस्कनेक्टेड, ताकि पावर को पहले हम डिस्कनेक्ट करें बाय क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन जो पावर के साथ डील कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील कर सकता है। पहले हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बंद करेंगे प्रायर टू कंटिन्यूइंग वर्क को कंटिन्यू करने से पहले, प्रायर मतलब पहले। क्लियर, इजी। नाउ अब इसके अंदर इसने क्या दिया हुआ है, in the question number 15 to 20 you need to write only one word. First thing that you're going to make sure while checking is how many words are you allowed to write. One word, okay. And any word with a hyphen means any two words that include a hyphen in between means it's a compound word, it's a single word. Yes. Okay. Biohazard, टाइप ऑफ डेंजर पूछा उसने, क्या है बायोहजार्ड, तो उसकी एग्जांपल्स मांगे उसने बायोहजार्ड का। एक तो मोल्ड, बैक्टीरिया और एल्गे, और तीसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन उसने क्या दिया होता है सीवेज में,
ये तो ये 3 तो ये दिए हुए थे बायो हजार्ड्स के। अदर बायो हजार्ड्स कौन से हैं? ये हैं पैराग्राफ 1 के अंदर बायो हजार्ड वेस्ट के अंदर उसने दिया हुआ है। और बाकी उसने यहाँ दिया है कि बायो एक्सपोजर्स टू बायोलॉजिकल हजार्ड सच एज सीवेज। तो 3 दे रखे थे, एक और पूछा था उसने सिंपली तो सीवेज। ठीक है, रिस्क क्या इन्वॉल्व है वो उसने यहाँ कवर कर रखा है। वी डू नॉट नीड टू आंसर इन दिस। नाउ इफ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, हमें टाइप ऑफ डेंजर दिया हुआ कंफाइंड स्पेसेस, बंद दीवारों में उनको काम करना पड़ता है। और एग्जांपल्स उसके दिए हुए कंटामिनेशन सच एज गैसेस, वेपर्स एंड डस्ट। अब वो कहते हैं इससे इंजरी क्या हो सकती है? इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन डैश। ठीक है, इंजरी क्या हो सकती है? अब हमारे यहाँ पे जो कंफाइंड स्पेसेस वाले पैराग्राफ में हम जाएंगे और इसके अंदर देखेंगे हम इंजरी वाली लाइन। लेट्स टेक 1 2 3 4 कंटेमिनेशन हो सकती है उनकी, हार्मफुल डेथ, हार्मफुल टू हेल्थ हो सकता है। और इंजरी की बात उन्होंने की हुई है, देखो ऐसा तो उसने इंजरी नहीं बोला हुआ, उसने सिर्फ ये बात की है कि दे मे ऑल्सो बी एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न। एक्सपोज और एक्सप्लोजन में फर्क होता है। एक्सप्लोजन हो गया, इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन। यस, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लेट्स टेक concentration of airborne contaminations that may be harmful to health. For example, one plumber was fined, इतना उसको चार्ज किया from carbon monoxide poisoning की वजह से जब उसके एक एम्प्लॉय ने सफर किया। ठीक है, another potential hazard from, अब एक्सप्लोजन किस चीज की हुई? गैस की तो एक्सप्लोजन नहीं हो सकती है ना, गैस तो केमिकल है एक तरीके का, वो एक्सप्लोड कर सकता है। अब यहाँ पे एक्सप्लोजन वर्ड कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन इंजरी फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ डैश। अब हम एक्सप्लोजन ऑफ हार्मफुल तो नहीं लिख सकते, या तो हम लिखेंगे एक्सप्लोजन ऑफ एयरबोर्न कंटैमिनेशंस, वो भी क्लियर नहीं हो रहा कि कंटैमिनेशंस एयरबोर्न क्या कर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न कंटैमिनेशंस। एयरबोर्न की अगर हम बात करते हैं, यस मैम वो मेरी डिस्कशन होगी, नोटबुक्स मैंने सारी चेक कर ली थी, बस वो 2-3 बच्चों की जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो अंजल सर के पास मैंने उनको बोल दिया 3 बजे के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मम्मा जी की नहीं ना, नहीं है ना जी, I'll have a word with you in the Okay. evening, ठीक है? ओके Okay. Yeah. So in this case, what you can see is high concentrations of airborne contaminations that may be harmful to health. उसने बात करी थी, तो इंजरी नहीं है, हार्मफुल है। इंजरी की बात वो आगे कर रहा है कि एक एम्प्लॉय ने सफर किया, उसके लिए उसको फाइन किया गया, किसको? प्लम्बर को। ठीक है, कितना? किसकी वजह से? एक्सप्लोजन ऑफ डैश। तो कोई गैस ही होगी, कोई केमिकल होगा, उस केमिकल का नाम लिखना था, वो केमिकल का नाम बताना है। क्लियर? अब एक्सप्लोजन वर्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है। और इसके बाद अगर आप देखो, अनदर पोटेंशियल हजार्ड फॉर प्लम्बर्स, ठीक है, इन कन्फाइंड स्पेसेस इज दैट ऑफ ड्राउनिंग। अब ड्राउनिंग एक डूबना होता है, तो यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन के लिए कोई मटेरियल तो नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं आ सकता। इनडायरेक्ट आंसर था ये। क्वेश्चन नंबर 16 वाज अ लिटिल ट्रिकी। ठीक है, you need to mention the name of explosive, ठीक है। Now in question number 17, electricity is the type of danger and examples are metal pipes which are conductive. metal pipes जो डली होती है, जो conductive होती है, means they are bad conductor of electricity और good conductor. good होते हैं जिनकी आपस में बनती है, bad means जिनकी आपस में electricity के साथ नहीं बनती, conductive होती हैं। death from electrocution, मतलब अगर electricity अगर बीच में सप्लाई हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। अब ये नेसेसरी एक्शन हमें क्या करना चाहिए? हमें इंसुलेटेड क्या यूज करने चाहिए कंट्रोल करने के लिए? ग्लव्स। ठीक है, मेटल पाइप्स आर ऑफन कंडक्टिव, इसीलिए क्या यूज करना चाहिए? एंड सो ग्लव्स व्हिच प्रोवाइड इंसुलेशन should form part of plumber's tool kit. Insulation को कौन कर रहे हैं? Gloves. Gloves is a part of tool. Yes. So and gloves, use insulated gloves and appropriate equipment भी use करने चाहिए। और जो equipments उसमें है, ensure equipment has dash. हमने ये ध्यान रखना है कि equipment में क्या है। मैंने आपको बोला था एक तो equipment replace होने चाहिए time to time. Yes ma'am. इक्विपमेंट भी नहीं, ग्लव्स होना चाहिए टाइम टू टाइम। 12 to 14 months में। यस, इक्विपमेंट शुड बी रेगुलरली चेक्ड। वन, ठीक है। और सेकंड, इक्विपमेंट लाइक ब्रिजिंग कंडक्टर, मतलब जैसे इक्विपमेंट जो ये यूज करते हैं, यानी ब्रिजिंग कंडक्टर मान लो एक इक्विपमेंट है, ऐसे जितने भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं
वो रेगुलरली चेक होने चाहिए विद अप्रोक्सीमेट टैग्स ऑन द इक्विपमेंट टू वेरीफाई इट्स सेफ्टी. अब देखो, एंश्योर इक्विपमेंट हैज, अब इक्विपमेंट हैज चेक तो नहीं लिख सकते, No. इक्विपमेंट इज चेक्ड ये तो लिख सकते थे. इज नहीं है, हैज मींस उसके पास चीज है कोई, Yes. ma'am. तो उसके ऊपर क्या होगा, हैज टैग्स किस चीज के, सिक्योरिटी Security. चेक या अप्रोप्रिएट टैग्स ऑन द इक्विपमेंट. तो अब इसका आंसर होगा टैग्स. Tags. हैज टैग्स ऑन टू शो इट्स सेफ्टी, उसके ऊपर टैग्स हैं. कंफ्यूज हो सकता है. हाँ, लेकिन हैज है ना बेटे. एंश्योर इक्विपमेंट इज चेक्ड, ठीक है, ये नहीं है चेक्ड रेगुलरली. अगर इज होता तो चेक्ड, हैज यानी उसके पास कुछ है, तो इक्विपमेंट हैज Okay. Tag. टैग्स. टू ऑन मतलब उसके ऊपर. Yes, and बड़े इन वर्ड से पता लगता है प्रपोजिशनल. Yes, ma'am. ऑन ग्रामेटिकल में हैज मतलब उसके पास वो पोजेशन है. टैग्स ऑन किसके ऊपर, उस इक्विपमेंट के Tag. ऊपर, ऑन टू शो इट सेफ, कि ये सेफ है. Okay. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. सी वर्ड्स लाइक हैज एंड ऑन. ठीक है. नाउ इन 19th it Number says 19th होगा. sorry 19th. See it says make sure electricity has been dash. electricity वहां से उन्होंने हटानी है, ठीक है. Then it says if there is any sign of electricity the project should be immediately stopped. प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए, सो दैट द पावर कैन बी डिस्कनेक्टेड. Yes, ma'am. उसने यहाँ पे बोला है मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिस्कनेक्टेड. Okay. इजी 17 करा लेते हैं तो. अच्छा 17 रह गया, ठीक है. क्लियर. नाउ इट सेज इन 17th क्वेश्चन इफ वी सी in confined spaces as the risk involved was of high concentration of harmful airborne contamination की वजह से क्या रिस्क हो सकता है. 16th एक रिस्क था पॉइजनिंग का, Yes, ma'am. एक रिस्क था पॉइजनिंग का कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये हो सकती है. अनदर मींस एक और पोटेंशियल हजार्ड क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि वो उनको ड्राउनिंग हो सकती है, वो डूब सकते हैं. Yes, ma'am. और उसमें एक्सप्लोजन किस चीज की थी, कार्बन मोनोऑक्साइड की. नीचे वाटर का लेयर था. और यहाँ पे उसने यहाँ पे एक्सप्लोजन फ्रॉम, अच्छा इसने हमने इसका ले गए थे हम 16th का. देन बेटे इन 16 वी नीड टू मेक श्योर आई मिसटुक इट. इन 16th इंजरी फ्रॉम फायर और एक्सप्लोजन, दिस हैज अ लाइन इन इट. एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है या तो, Yes, ma'am. ठीक है. एक्सप्लोजन, वन मोर थिंग, इन 16 अगर यहाँ एक्सप्लोजन है तो ऑफ भी आता बेटे. एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ नहीं है तो ये इसका पार्ट ही नहीं है. ये सिर्फ दो रिस्क इन्वॉल्व बता रहा है इसमें. अच्छा, इसका यानी कार्बन वो नहीं है. इसका आएगा पॉइजनिंग एंड ड्राउनिंग. Yes, ma'am. क्लियर. वी मिस्ड इट इन 16 बाय हाउ समहाउ आई टुक इट विद. अगर यहाँ एक्सप्लोजन होता तो ऑफ भी आता. इसीलिए वर्ड्स लाइक ऑन, हैज, ऑफ इनकी मैटर बेटे इंपॉर्टेंस है. एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये भी चल रहा है, लेकिन ये नीचे वाले हाई कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल उसके साथ आंसर Next लेगा. example. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. वी टुक इट मिस हाउ समहाउ लाइक वी मिस्ड इट. वी टू मेंशन द नेम, नो. वी नीड टू see question number 16 and 17 are together. These are together. They are asking the risk involved. फिर भी आंसर तो वहीं से आ रहा है. अगर वो नेम पूछता तो ऑफ लगा होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता. Yes, ma'am. बट उसने दो रिस्क पूछे हैं. एक रिस्क पॉइजनिंग है Poisoning होगा, और दूसरा दूसरा अनदर पोटेंशियल हजार्ड क्या हो सकता है, ड्राउनिंग है. Yes, ma'am. ड्राउनिंग मीन्स वो डूब जाते हैं अगर पानी ज्यादा Yes. फ्लो में वहां अगर पास ऑफ हो रहा है या एडिक्वेट कट नहीं लगाया पानी के ऊपर तो. गुड, इजी. Yes. Now, if we walk towards or if we move towards another fill-ups of this session, in the fill-ups what you noticed is, इसमें तो आपको सीधे सीधे दिए हुए थे. सीरीज में कई fill-ups ऐसे होते हैं कि जो सीरीज में नहीं दिए होते, आपको लोकेशन का फर्क दिया होता है. Yes, ma'am. लोकेशन फर्क पे होती है, मतलब लोकेशन इन द सेंस की लोकेशन सीधी सीधी नहीं दी हुई. आपको लोकेशन पीछे मतलब दो लाइंस दे रखी है. सपोज एक लाइन पहले दे रखी है सेंटेंस के अंदर, दूसरी लाइन
बाद में। उसके जो बाद वाली है एंड जोड़ के, अब वो क्या करेंगे, एंड के बाद वाली लाइन को पहले दे देंगे क्वेश्चन में और पहले वाली लाइन को बाद में दे देंगे, फिर आपको कंफ्यूजन अराइज होती है। क्लियर? देन इफ वी सी इन दिस, I will not take the follow-ups over here once. Follow-ups of this thing. Fill-ups. I will not take. One fill-up has been done. The another fill-ups are just kind of similar itself. If you want me to have a discussion, tell me. There is one trick in this. Spelling errors sometimes create a problem. जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर की स्पेलिंग में CALENDAR होता है, कई बार लोग उसको ER कर देते हैं, उसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। रिव्यू है REV या W, REVIEW। अब बच्चे क्या कर जाते हैं, REWIEV ऑपोजिट लिख जाते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके, there is one more question on this, because इसके ना MCQs भी हैं और list of headings भी हैं अभी, तो which will get a little lengthier, but that's okay. Let's take a briefing कर लेते हैं। Next passage is about how to manage flexible working with your employees. अपने employees के साथ flexible working को कैसे manage करना है। If we talk about, I'll just give you a briefing of this topic first. There is no denying that flexible working has grown enormously in recent years. इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है कि जो फ्लेक्सिबल वर्किंग है कि हम मतलब एक लिमिटेड आवर्स के लिए काम करें, जो फ्लेक्सिबल है हमारे लिए। It does, however, require careful management. इसकी ना मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन when it comes to implementing flexible working, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि फ्लेक्सिबल वर्किंग स्टार्ट करें, one word is key, that is trust. हमें सबसे पहले उनको में ट्रस्ट करना पड़ेगा। All flexible workers should be trusted and given well-defined objectives from the start, and their contribution should be assessed according to their output. हमें उनको पहले ही उनके हिसाब से जज कर लेना, उनको हम मतलब उन पर ट्रस्ट करें, उनको वही ऑब्जेक्टिव्स दें जो हम चाहते हैं। उनको स्टार्ट से बता दो कि हमें तो ये मोटिव चाहिए, हमें तो ये पूरा काम कराना है, कैसे करोगे आप, और उनके कंट्रीब्यूशन है हम उनको असेस करें अकॉर्डिंग, ताकि उनका आउटपुट क्या रहा है उसके बेस पे हम उनको जज करें। जब उनको सीधी सीधी बात बता दी हमें काम ही यही चाहिए, उसके बेस पे वो आउटपुट क्या दे रहे हैं, तो क्लियर पिक्चर आती है। पहले हम कहते हैं कि आप करो, फिर हम देखेंगे, उसके बाद उनको बताएं कि करना तो ऐसे था, उससे क्लियर पिक्चर नहीं समझ आती है। एम्प्लॉय से जो काम लेना है उसको सीधा बता दो, भाई मैंने को तो यही मतलब है, मुझे ये काम चाहिए। उसके बाद वो एम्प्लॉय कैसे उस चीज का आउटपुट दे रहा है उस पर उसको जज करो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम एम्प्लॉय रख लेते हैं, 1 महीना उसको क्लियर तो बताते नहीं हमें करवाना क्या, फिर हम जज करते हैं कि भाई वो यहाँ पे रहने के लायक भी है या नहीं है, वर्थ इट है भी या नहीं। अगर उसको क्लियरली ही पहले डिफाइन कर दो कि मैंने आपसे काम ही यही कराना है, मुझे इस चीज का आउटपुट चाहिए, फिर उनको जज करो कि वो आउटपुट आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। क्लियर? Then it says, alright, then it says that as opposed to the time they spend on the job, ये मत देखो कि उन्होंने टाइम कितना लगा दिया इस जॉब पे, ये देखो जो आउटपुट उन्होंने आपने उनसे मांगा है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। It can be a big step to implement such a change in your business. ये बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके बिजनेस में चेंज लाने के लिए। So if you are slightly cautious, then I recommend perhaps sitting up and end of the day review. आप शाम को अगर आपको लगता है कि ये ना उस हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो आप शाम को यहाँ रुको। आज ही एम्प्लॉयर अपना मैनेजमेंट में जो मतलब एम्प्लॉयर है वो बैठे, वो ऑब्जर्व करे शाम को कि वो रिव्यू करे उसकी परफॉर्मेंस को, मीन्स उसको चेक करे, ऑब्जर्व किया है उसको चेक करे, दोबारा से देखे टू सी हाउ मच प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड, कि क्या प्रोग्रेस हुई है उस एम्प्लॉय की काम में। As all parties find their feet with the new setup, this contact can slowly be reduced. जैसे जैसे वो मतलब फीट मतलब पैर जमा लेंगे अपने नए सेटअप में जो उनको हमने काम दिया है। ठीक है, as all parties find their feet, find mean ढूंढ लेते हैं, अपने पैर जमा लेते हैं with new setup, सेटल डाउन हो जाते हैं उस काम में, धीरे धीरे हमें उनको हर रोज रिव्यू करने की जो हमारी हैबिट है वो खत्म हो जाएगी। एम्प्लॉयर को नीड नहीं पड़ेगी कि वो हर रोज अपने एम्प्लॉयज को जज करे और रिव्यू करे, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करे। क्लियर? In my eyes, it is also vital that there is shared calendar access for everyone so that people can see where their colleagues are each day. आपस में एक दूसरे के पास एक शेयर्ड कैलेंडर होना चाहिए, मीन्स
आपको मैंने आज बोल दिया कि आज मान लो तारीख है 10, 15 तारीख तक मुझे ये काम का आउटपुट चाहिए, फिर मुझे 20 तारीख तक ये आउटपुट चाहिए। अगर आप एक कॉमन आउटपुट अगर शेयर कर रहे हो तो हमें एक दूसरे को बड़े, अगर हमें कैलेंडर एक्सेस दे रहे हैं जो आपस में शेयर हो रहा है, उससे हमें पता लगता रहता है कि हमारे कलीग्स क्या काम किस तरीके से कर रहे हैं और वो कहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब आज के हिसाब से उनकी जो वर्किंग है वो कहाँ रहेगी। अगर मान लो विद इन द कंपनी की कैंपस के अंदर है तो एक अलग बात है, कैंपस के बाहर हो तो हमें पता होना चाहिए ना, आज इस फील्ड वर्क पे है, आज इस फील्ड वर्क पे है, आज ये बच्चा रतिया, आज ये एम्प्लॉय मेरा रतिया, आज ये एम्प्लॉय मेरा मार्केटिंग के लिए दिल्ली है, अलग अलग। तो लोकेशन कहाँ से, उसके जो शेयर्ड कैलेंडर है ना, उस कैलेंडर के अंदर डिटेल दी हुई है। हमारा शेयर होना चाहिए कि मेरी वर्किंग कहाँ है, आज तुम्हारी वर्किंग कहाँ है। यस, तो उससे क्या होगा कि हमें मतलब कलीग्स कहाँ हैं हर रोज, हमें उसका भी पता लगता रहता है। दिस वे इफ दे नीड टू कैच अप विद समवन दे कैन प्लान व्हेन टू डू सो। इसलिए अगर वो आपस में अपने काम को अगर रिलेट करना चाहें कि मैं आज आपसे ये काम करना चाहता हूँ आपके साथ, या मेरे को ये कुछ पूछना है, तो वो आपस में रिलेट कर पाए, उनको पता हो कि आज उनका काम क्या है, उसी अकॉर्डिंग मैं अपना ये काम यहाँ पे उनके साथ डिस्कस करूँ या ना करूँ। राइट, टेक्नोलॉजी नाउ एग्जिस्ट्स to enable employees to stay in touch with other members of staff। टेक्नोलॉजी अब वैसे भी हमारे बीच में आ चुकी है जिससे हम एम्प्लॉयज के साथ टच में रह सकते हैं, अपने जो अदर मेंबर्स ऑफ स्टाफ है और एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ भी, कंपनी के बाहर जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी। आई मीट, गूगल मीट होगी, आई मीट होगी फॉर एग्जाम्पल, इज अ टूल विच अलाउज ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर रिमोट वर्किंग। अगर लोग मतलब एक ही जगह में रह के काम नहीं कर रहे, अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, तो उनको वो आपस में इकट्ठा करने, कोलैबोरेट करने में मदद करती है। रिमोट वर्किंग मतलब यहाँ नहीं कर रहे तो किसी और एरिया से कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, लाइव चैट एंड फाइल शेयरिंग टू स्क्रीन शेयरिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल। ठीक है, द न्यू ब्रीड ऑफ वर्कर इज देयर फॉर फुल्ली इक्विप्ड टू वर्क। ये आजकल की जो हमारी वर्किंग की जो ब्रीड है, यानी हम जो हमारी जनरेशन है वो फुली इक्विप्ड है, बहुत ज्यादा उनके पास इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है कि वो वर्क कर सके प्रोडक्टिवली, एक अच्छा आउटपुट निकाल सके। ये बहाना नहीं देंगे कि मैम मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। पहले ऐसे होता था, अब बात क्यों नहीं हो पाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, आप अपना मटेरियल दिखाओ उनको जो भी आपने बात करनी है, away from the office and can still feel like they are in the same room as others when necessary। उनको ऐसे लगा कि हम सेम ही रूम में हैं जैसे बाकी हैं, मतलब आमने सामने आ गए वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू। इन माई एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज आर ऑफन मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम एज दे कैन वर्क द एग्जैक्ट आवर्स दे वांट एंड डू नॉट हैव टू कोप अप विद डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय अदर एम्प्लॉयज। अगर वो घर पे रह रहे हैं ना, वो अपने उतने ही अमाउंट में पूरा काम कर सकते हैं जितना उनको करना चाहिए। यहाँ पे तो एम्प्लॉयज आएंगे, कोई आपस में बात भी करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज की आदत होती है, एक दूसरे को मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, थोड़ा बहुत तो पूछेंगे, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती अगर घर से वो अपना काम करते हैं वीडियो कॉलिंग वगैरह के थ्रू। Being outside the confines of the office walls also appears to foster creativity। अगर वो ऑफिस वॉल से बाहर अगर काम कर रहे हैं, बीइंग आउटसाइड द कन्फाइंड वॉल मीन्स बंद दीवारों के बीच में अगर वो काम नहीं कर रहे, उनसे बाहर होकर काम कर रहे हैं, तो उससे क्रिएटिविटी फोस्टर होती है, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है कि वो अपनी सोच से भी काम करना सीखते हैं। यहाँ तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के काम करना पड़ेगा, वहां वो अपनी, जब मान लो सुबह अगर मान लो देखो एक आपको नहा धो के तैयार होके यहाँ निकल के आना पड़ता है, टाइम तो जाता ही है, तो आप जितना एफर्ट से आप सोच रहे थे काम दोगे उतना नहीं दे पाते, बाई चांस ट्रैफिक हो गया, प्रॉब्लम हो गई, लेट हो गए। लेकिन अगर आप वहीं बैठे बैठे ना कोई चीज का आपका 1-1.5 घंटा बच गया, तो आपको दिमाग में आपको मतलब एक रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से आप और अच्छा सोच सकते हो, शायद क्रिएटिविटी आपकी बढ़ावा मिलता है, उस चीज को फोस्टर होती है। क्लियर? Then it says, in addition, we find staff are most motivated as they have a better work-life balance। इसकी वजह से वो अपनी वर्क और लाइफ के बैलेंस को अच्छे से बना सकते हैं और वो ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं काम अच्छे से करें। अगर पर्सनल लाइफ में अगर प्रॉब्लम आने लग जाएगी, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो उनको अगर काम में भी इतना मन नहीं लगेगा, राइट? In terms of the business, we find this helps with top talent recruitment। इसकी वजह से हम बिजनेस में एक अच्छी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, टैलेंटेड लोगों को हम रिक्रूट कर सकते हैं। स्टाफ रिटेंशन, इसकी वजह से स्टाफ हमारे साथ जुड़ा भी रहता है लंबे टाइम तक, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, अक्सर स्टाफ क्यों छोड़ के जाता है? पहले मजबूरी में ज्वाइन किया, दूर था ऑफिस, अब मजबूरी नहीं है, कहीं और भी जॉब मिल जाएगी, ऑफिस उस दूर वाले में क्यों जाना, कहीं और ही नौकरी कर लेते हैं। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन, देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो। एनवायरमेंट, अंदर ऑफिस में कलीग्स के साथ बनती नहीं है, वहां दिल नहीं लगता, उसको लंच के लिए पार्टनर नहीं मिल रहे, यहाँ पे किसी के साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ रही, अनईजीनेस, अगेन द कैंडिडेट may leave। Sometimes salary is not just one thing that binds a person to work at a place।
There are other reasons as well, and maybe one of them are the ones which I discussed, right? Keeping in mind, and a happy workforce is a more successful one. और एक happy workforce क्यों होगी? इसी रीजंस की वजह से स्टाफ रिटेंशन नहीं होगी, वो खुश रहेंगे क्योंकि उनको घर से उनको काम करने के अपने अपने बेसिस पे काम करने को मिल रहा है, अपने कंफर्ट जोन से, और वो ही सक्सेसफुल बनते हैं जो खुश रहते हैं. ठीक है, द एम्प्लॉयज दैट रिमेन हैप्पी आर द वंस दैट बी सक्सेसफुल वन. बिजनेसमैन भी, अगर उसके एम्प्लॉयज अगर इस तरीके से अच्छा काम करें तो बिजनेसमैन ऑटोमेटिकली हैप्पियर होंगे, राइट? नाउ इफ वी टेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर 21, आप अपने ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो फ्लेक्सिबल वर्किंग को? ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज पहला. सेकंड, प्रोवाइड देम विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. आप उनको क्लियर डायरेक्शन बता दो कि क्या आउटपुट चाहिए. इन द पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, लीव द फर्स्ट 2 lines, just take the paragraph. It says all flexible workers should be trusted, पहली बात, and given well defined objectives. Now how many words are to be involved? One word only. So you leave the words well defined and you'll just take the answer as objectives. Easy. Oh, yes, sir. The next is base measurements of performance on their output. ठीक है. Then initially have a, पहले आप उनके measurements करने हैं उनके performance के बारे में. पहले आप उनका क्या लो? रिव्यू लो हर दिन. Yes, sir. बाद में जब वो अपने फीट पे हो जाएंगे, जब मतलब उनके पैर जम जाएंगे, उनको आपको रिव्यू नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, ये लाइन उसने यहाँ पे दी हुई है. पैराग्राफ नंबर 1 itself, and in this we have the last 2 lines. It says that I recommend perhaps setting up an end to end of the day review. दिन के एंड में अगर आप एक रिव्यू सेटअप करते हो कि आपकी जो कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, और उसके बाद एज ऑल द पार्टीज फाइंड देयर फीट विद द न्यू सेटअप, जब उनके पैर जम जाते हैं, जब मतलब कि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं न्यू सेटअप के साथ, फिर आपका जो ये कंटैक्ट है उनके साथ रिव्यू का, वो स्लोली खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा. ठीक है. इनिशियली मीन्स लेटर तो खत्म हो जाएगा. इनिशियली हैव अ डैश ऑफ प्रोग्रेस का हर दिन, ईच डे. अब यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्रेस तो नहीं हो सकता ना, एंड ऑफ ईच डे होता तो हो जाता. तो अगला वर्ड हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ रिव्यू. और यही बच्चे अक्सर बेटे फिलिप्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कई बारी हमारे पास स्टेटमेंट कंफ्यूज करती है हमें. अब हमें एंड ऑफ द डे, अब एंड ऑफ प्रोग्रेस तो नहीं हो सकता ना, और एंड ऑफ रिव्यू भी नहीं हो सकता. रिव्यू तो हमने लेना है तो उसका एंड थोड़ा ना करना है. एंड ऑफ प्रोग्रेस हमने उसकी प्रोग्रेस एंड थोड़ा ना करनी है, हमने उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है. कब? दिन के आखिर में. लाइन की स्टेटमेंट अगर हम अच्छे से, स्टेटमेंट की मीनिंग को अगर हम अच्छे से अगर नहीं पढ़ रहे, देन इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. कई बार एक ही सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स ये होते हैं, उन 3 वर्ड्स में से आपको एक बेस्ट वर्ड चूज करना होता है. अगर आप उसका मीनिंग नहीं समझोगे तो वहां पे आप रॉन्ग वर्ड चूज कराओगे बेटे. एक ही स्टेटमेंट में से फिलअप आना है, उसमें 3 वर्ड्स ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, और वो गलत होने के चांसेस सिर्फ तभी होते हैं जब हम उसके मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं करते और ऐसे ही आंसर मार्क कराते हैं जल्दी से. देखो 90% आंसर तो फिलिप्स के, अगर 80% अगर आपको सामने मिल रहे हैं सीधे सीधे, 2 क्वेश्चन में अगर उसने ट्रिक खेले तो 2 क्वेश्चन की अगर मीनिंग, अगर आप लोकेशन ढूंढने के बाद उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लोगे, जहां आपने 1 मिनट लोकेशन पे लगा दिया तो वहां 1 मिनट और उसको समझने पे लगा के फिर आंसर मार्क करो ना. और 90 फिलिप्स भी आपके कहीं बाहर से थोड़े ना आने हैं. फिर फिलिप्स के बाहर से तो नहीं आ रहे, आने भी वहीं से, लोकेशन भी मिल गई. अगर फिर भी आप 1 मिनट की उसके समझ के वजह से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और अपनी लोकेशन ढूंढी हुई का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, यानी आप. क्लियर? राइट. नेक्स्ट वन इज मेक श्योर अ डैश इज एक्सेसिबल टू गिव डिटेल्स ऑफ कलीग लोकेशन. कलीग की लोकेशन के लिए क्या उनको एक्सेसिबल होना चाहिए? शेयर्ड कैलेंडर. शेयर्ड मीन्स आपस में शेयर किया हो, लेकिन 1 वर्ड ओनली, कैलेंडर. नेक्स्ट, यूज अ प्रोग्राम सच एज आई मीट. ठीक है, टू एनकरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश बिटवीन वर्कर्स. आई मीट जैसे प्रोग्राम्स हमें क्यों यूज करने चाहिए टेक्नोलॉजी के? ताकि हम कनेक्शन बना रहे. यहाँ देखो, आई मीट फॉर एग्जाम्पल इज अ टूल विच अलाउज ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर रिमोट वर्किंग फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और किस लिए ये हैं? ऑल फॉर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन करने के लिए. ठीक है, फॉर रिमोट वर्किंग. रिमोट मीन्स उस एरिया से बाहर जाके भी अगर वर्क करना हो तो. ऑल फॉर्म्स ऑफ रिमोट वर्किंग नहीं आएगा यहाँ पे.
यूज अ प्रोग्राम सच एज आई नीड टू एनकरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट वर्किंग्स नहीं आएगा. रिमोट वर्किंग्स बिटवीन वर्कर्स नहीं. वर्कर के बीच में रिमोट वर्किंग नहीं होती कभी भी. वर्कर के बीच में कोलैबोरेशन होती है, मिलजुल के काम होता है. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. लेस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कलीग्स. कलीग से डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो नहीं कम हो जाती है. जाती है. कैसे पता लगा ग्रेटर? देखो बेनिफिट्स क्या है इसके. दे कैन गिव ऑन, यानी यहाँ देखो often more produce working. in the last paragraph, in my experience employees are often more productive होते हैं जब वो घर पे काम करते हैं. फ्लेक्सिबल वर्किंग होगी उनकी ये एट होम. फ्लेक्सिबल वर्किंग तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? प्रोडक्टिव होते हैं वो, मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. देन एज दे कैन वर्क इन द एग्जैक्ट आवर्स. वो उसका एग्जांपल दे रहा है, ये कैसे हो सकता है. फिर एंड यानी सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. एंड डू नॉट हैव टू कोप अप. उनको कोप अप नहीं करना पड़ता, मैनेज नहीं करना पड़ता. किसके साथ? डिस्ट्रैक्शन बाय अदर एम्प्लॉइज. अब ये देखो, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. जब फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलती है, घर से काम करने को मिलता है, तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आती है और लेस डिस्ट्रैक्शन आती है फ्रॉम कलीग्स. इंक्रीज इन क्रिएटिविटी. अब और तीसरी चीज क्या होती है? उनको फोस्टर क्रिएटिविटी. राइट. मोर मोटिवेटेड स्टाफ मिलता है हमें. Yes, ma'am. ठीक है. और अगर स्टाफ मोटिवेटेड होगा, ग्रेटर सक्सेस मिलता है उनको. ठीक है. फॉर द कंपनी विद स्टाफ रिक्रूटमेंट. एंड अब देखो, स्टेटमेंट क्रिएट्स कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ रीस्टेटिंग चांसेस टू गेट कंफ्यूज्ड विद हैप्पी फोर्स. अब देखो, मोटिवेटेड स्टाफ है ऊपर. अब मैंने आपको बताया था कि वो लोग खुश भी होंगे, खुश होंगे तो सक्सेसफुल भी होंगे. अब हम उस लाइन को देखेंगे तो हमें लगेगा यहाँ पे ग्रेटर सक्सेस मिलेगा कंपनी को बिकॉज ऑफ हैप्पी फेसेस. हमें ये लगेगा. हैप्पी फेसेस का मतलब क्या? मोटिवेटेड फेसेस. अब ये सब हैप्पी और ग्रेटर सक्सेस कैसे मिलेगा? अगर उनकी स्टाफ रिक्रूटमेंट और स्टाफ क्या होगा? रिटेन होगा बेटे. स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ रिटेंशन होगी, तभी वो हैप्पी होगा. इस लाइन के अंदर आपके कंफ्यूज होने के चांसेस हैं. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वी फाइंड दिस विद टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट. हमें टॉप टैलेंट रिक्रूटमेंट कर पाते हैं और स्टाफ को रिटेन कर पाते हैं. रिटेन मतलब उनकी रिटेंशन, कि वो रुक जाता है, स्टाफ भागता नहीं है, यहाँ से छोड़ के नहीं जाता. एंड इसी वजह से क्या होती है? हैप्पी वर्क फोर्स इज मोर सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल कैसे होती है? सक्सेसफुल और हैप्पी तो इकट्ठे रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात कर दी तो आपको लगता है कि हैप्पी हो गए वो. अगर वो खुश होंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे. लेकिन उसने यहाँ पे कहा कि खुश और सक्सेसफुल किस चीज से होंगे बेटे? वो स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन. अगर हम स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं तो रिटेंशन भी तो होगी, स्टाफ बचना भी तो चाहिए यहाँ पे. उसकी वजह से बिजनेस आपका सक्सेसफुल और हैप्पियर होगा. मोटिवेटेड स्टाफ. ग्रेटर सक्सेस कब आएगा? हैप्पीनेस, सक्सेस और बिजनेस में सक्सेस और हैप्पीनेस कब आएगी? तभी आएगी जब वहां पे रिक्रूटमेंट और रिटेंशन रहेगी. रिक्रूट करना मीन्स एम्प्लॉइज को चुनना. मैं कहती हूँ मेरे को कोई टीचर्स चाहिए, मैं 4 टीचर्स में से एक को सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं रिक्रूट कर रही हूँ उसको यहाँ पे. हाँ ठीक है. मैं उसको मतलब इंटरव्यू के लिए पहले बुलाया, फिर ये प्रोसेस है पूरा रिक्रूटमेंट का. तो मैंने उसको यहाँ सिलेक्ट किया, रिक्रूट किया, ढूंढा और फिर उसको यहाँ पे लगाया. और रिटेंशन मीन्स स्टाफ को बचा के रखना, यहाँ से टीचर जाए ना, छोड़ के ना जाए. ठीक है. Clear? Easy? Yes, Clear? Now, if we come to list of headings. Now, this section of list of headings is exactly like how we do in our academic reading. ठीक है, क्योंकि बड़े पैराग्राफ्स होते हैं और उनको सॉर्ट आउट करना. अब मैंने आपको पहले बताया था, in my last video I told you that the list of heading part with the ones which have columns, which have a box outlined. In that, if we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, suppose 6 list of headings, 6 paragraphs, and there are 7 headings given for it. In examination, there are chances that the examiner will give you more than 7 headings also. Chances है कि वो आपको 7 से ज्यादा 8, 9, 10, 11, 15 भी दे सकता है. कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा. लकी है कि एक ही दे रहा है यहाँ पे. अगर पेपर में वहां 4 या 5 आ गए तो सोचो कि आपको पेपर पे टाइम और देना पड़ेगा वहां पे. Is that clear? Right? Now, what I'll do is, again, this is a lengthy one. Let's take a little pause. Just pause it there.